चालाक औरत, तूने अपनी माँ से कहा था ना कि तू उस लड़के से शादी करेगी जो तेरी हर बात मानेगा, लेकिन मैं कभी भी तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। अब देखता हूँ तू कैसे मुझसे अपनी बात मनवाती है। संदीप कावेरी को बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि मारपीट पर भी उतर आया। अगर आप मेरे साथ मारपीट करना ही चाहते हैं तो मैं आपको ये अधिकार तब दूंगी जब आप खुद मेहनत करके पैसे कमा कर लाओगे। अभी तो आप अपने पिता के धन पर ऐश कर रहे हो। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक गांव में मोहन अपनी पत्नी कविता और बेटी कावेरी के साथ रहता था। मोहन का गांव में बहुत सम्मान था। सब गांव वाले उसकी बात मानते थे। उसके सामने बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन कविता अपनी बेटी कावेरी से कहती है, बेटी तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? तेरे पिताजी तेरे लिए कितना परेशान रहते हैं और एक तू है जो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर क्या वजह है इसकी? माँ, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरी हर बात मानेगा। अगर ऐसा कोई लड़का है तो मैं उससे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। अब ऐसा लड़का मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं तेरे लिए? मेरी बेटी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, पत्नी को पति की हर बात माननी चाहिए। और एक तू है उल्टा रिवाज चला रही है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि पत्नी पति पर हुक्म सताती है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि पत्नी पति पर हुक्म चलाती है और पति चुपचाप उसकी बात मान लेता है। देखो माँ, अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी तरह ये बात गांव के मुखिया के आलसी बेटे संदीप के कानों तक पहुंच गई। ये बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये कैसी अजीब शर्त है। मैं इस लड़की का घमंड चकनाचूर कर दूंगा। मैं भी आज कसम खाता हूँ, इसी लड़की से शादी करूंगा और कभी इसकी बात नहीं मानूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगले ही दिन संदीप अपनी माता के पास आया और बोला, माँ, मैं मोहन की बेटी कावेरी से शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया है बेटा तुझे? क्यों मजाक करता है? कल तक तो तू शादी के नाम से मुंह बनाता था और आज एकदम शादी का ख्याल तेरे दिमाग में कहाँ से आ गया? चल मान ले, अगर हम तेरी शादी कर भी दे तो तू अभी कुछ करता धरता भी तो नहीं है। बीवी बच्चों का गुजारा कैसे करेगा? हम तेरा कब तक साथ दे सकते हैं? कभी न कभी तुझे कोई काम तो करना ही होगा। माँ, मैं अभी कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। मुझे बस शादी करनी है, वो भी मोहन की बेटी कावेरी से ही। तुम मेरे लिए पिताजी से बात करके मोहन के घर जाओ, उसकी बेटी का हाथ मांगने। इतना सुनकर संदीप की माँ नयनतारा अपने पति किशोरी लाल के पास जाती है और उनसे कहती है, बेटा जवान हो गया है, तुम उसका विवाह कर दो, मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। इतना बड़ा घर है, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाता है। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या कह रही हो? संदीप तो कुछ कर धरता भी नहीं है, सारा दिन घर में यूं ही पड़ा रहता है। मैंने उससे कितनी बार कहा है कि अपने खेतों पर जाओ, काम करो, मजदूरों के साथ मिलकर थोड़ी मेहनत कर लिया करो, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं। हमारे पास इतनी सारी जमीन है, अगर वो खेती का काम नहीं सीखेगा तो फिर जमीन पर खेती कैसे करेगा? अगर वो चाहता है कि उससे मेहनत नहीं होगी तो मेहनत मत कर, लेकिन खेतों पर जाकर मजदूरों को ही देख लिया करे। मजदूर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये समय ही पास कर रहे हैं। अब मैं अकेला कौन कौन सा काम देखूं? तुम सही कहते हो, लेकिन अभी वो ना समझ है। अगर हम इसका विवाह करा देंगे तो ये खुद ही काम करने की सोचेगा और इसका ये आलसीपन दूर हो जाएगा। कहो तो तुम बिल्कुल वैसे रही हो जैसे तुम्हारी नजर में कोई लड़की है संदीप के विवाह के लिए। हमारे गांव में मोहन जी रहते हैं, वो एक सम्मानित और अच्छे इंसान है। उनकी बेटी कावेरी बहुत ही खूबसूरत और सुशील है। अच्छा, तुम मोहन की बेटी कावेरी बिटिया की बात कर रही हो? अरे मोहन तो बहुत ही अच्छा इंसान है, गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। हम कल ही मोहन के घर चलेंगे। संदीप के रिश्ते के लिए तुम तैयारी शुरू कर दो। इतना सुनकर किशोरी लाल की पत्नी नयनतारा बहुत खुश हो जाती है और तैयारी में लग जाती है।
फिर अगले दिन किशोरी लाल और उसकी पत्नी मोहन के घर पहुंच जाते हैं। उनको देखकर मोहन कहता है, अरे मुखिया जी, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ मोहन जी, सब ठीक है। दरअसल हम यहाँ पर तुम्हारी बेटी कावेरी का हाथ मांगने आए हैं अपने बेटे संदीप के लिए। हमें पता चला है कि कावेरी बहुत ही शिक्षित और समझदार है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने बिल्कुल सही किया मुखिया जी। इससे हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। इतना सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और कावेरी और संदीप का विवाह तय हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों में कावेरी और संदीप का विवाह हो जाता है। शादी के 2-4 दिन के बाद संदीप कावेरी से कहता है, तूने अपनी माँ से कहा था ना कि तू उस लड़के से शादी करेगी जो तेरी हर बात मानेगा, लेकिन मैं कभी भी तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। अब देखता हूँ तू कैसे मुझसे अपनी बात मनवाती है। संदीप कावेरी को बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि मारपीट पर भी उतर आया। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे ये आशा करती हूँ कि आप मुझे पूरा सम्मान दे। हमारे रिश्ते की मजबूत और खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे प्रति आदर और समझदारी का रवैया अपनाएं। ये न केवल हमारे रिश्ते को बेहतर बनाएगा, बल्कि हमें एक मजबूत और खुशहाल जोड़ी भी बनाएगा। फिर भी अगर आप मेरे साथ मारपीट करना ही चाहते हैं, तो मैं आपको ये अधिकार तब दूंगी जब आप खुद मेहनत करके पैसे कमा कर लाओगे। अभी तो आप अपने पिता के धन पर ऐश कर रहे हो। इतना सुनकर संदीप को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता? तो फिर ठीक है, अब मैं तब तक घर में नहीं घुसूंगा जब तक मैं खूब सारा धन न कमा लाऊं। संदीप अपनी पत्नी से ये बात गुस्से में कह तो देता है, लेकिन बाद में वो अपने मन में सोचने लगता है, अरे मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया है। ऐसे में मुझे क्या काम मिल सकता है जिससे मैं कर सकता हूँ? एक काम करता हूँ, अपने दोस्त रुपेश से मालूम कराता हूँ। उसने बहुत सी जगह पर काम किया है, वो मुझे कोई ना कोई काम के बारे में जरूर बता देगा। इतना सोचकर संदीप अपने दोस्त रुपेश के घर पहुंच जाता है और रुपेश से कहता है, रुपेश, तुमने यार बहुत सी जगह पर काम किया है, अब मुझे भी कोई काम करना है। तुम्हारी नजर में कोई काम हो मेरे लिए तो मुझे बताओ। अरे संदीप, कैसी बात कर रहा है यार? तू इतने बड़े मुखिया का बेटा है, तुझे क्या जरूरत है काम करने की? अरे काम करने की जरूरत तो हम जैसे गरीब लोगों को है भाई। दरअसल रुपेश, मैंने किसी से शर्त लगाई है। उसका मानना है कि मैं खुद मेहनत से पैसे नहीं कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने भी उससे कह दिया है कि मैं तुझे पैसे कमा के दिखाऊंगा। देखो भाई, हम तो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और मेहनत मजदूरी तुमने कभी की नहीं है, इसलिए तुमसे हो नहीं पाएगा। तुम कोई और काम देख लो जिसमें मेहनत कम हो और पैसे ज्यादा मिल जाए। संदीप को रुपेश की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी तो क्या सकता था, इसलिए चुप रहता है और वहां से चला जाता है। अब संदीप बगैर किसी को कुछ बताए धन कमाने की तलाश में कहीं दूर निकल पड़ता है और वो अपने गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर एक अमीर सेठ धनीराम के पास जाता है। उस सेठ का बहुत बड़ा अनाजों का गोदाम होता है। संदीप उस सेठ से कहता है, सेठ जी, मैं पास वाले गांव रामपुर से आया हूँ, आपके पास काम की तलाश में। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और रामपुर गांव में मेरा बहुत ही अच्छा मित्र रहता है, उसका नाम किशोरी लाल मुखिया है। क्या तुम उसको जानते हो? जब संदीप किशोरी लाल यानी अपने पिता का नाम सुनता है तो वो घबरा जाता है और सोचने लगता है, कहीं पिताजी को मालूम ना हो जाए कि मैं दूसरे के यहाँ मजदूरी करने आया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर घर वापस गया तो कावेरी से किया हुआ वादा कैसे पूरा होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। अगर पिताजी को मालूम ही हो गया तो मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगा। अरे भाई, किस सोच में डूब गए किशोरी लाल का नाम सुनकर? नहीं सेठ जी, किसी सोच में डूबा नहीं हूँ। हाँ, मैं किशोरी लाल मुखिया को जानता हूँ। बेचारे बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान है। अब तो तुम्हें काम देना ही पड़ेगा। तुम मेरे मित्र के गांव से जो आए हो, देखो भाई, अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे।
इतना कहकर सेठ धनीराम संदीप को काम पर रख लेता है। जब संदीप के पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाता है तो वो अपने घर जाने की सोचने लगता है। फिर वो सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मैं सोच रहा था कि एक बार गांव जाकर बीवी बच्चों से मिलाता हूँ। तुमने बिल्कुल सही सोचा संदीप, बीवी बच्चों से मिलना भी जरूरी है। तुम कल अपने गांव निकल जाना और बीवी बच्चों से मिलकर जल्दी वापस आ जाना। उसके बाद संदीप इकट्ठा किए हुए सारे पैसे लेकर अपने गांव की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे दो ठग नदी के किनारे खाना खाते हुए मिलते हैं। वो संदीप से कहते हैं, अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आओ आओ, हमारे साथ खाना खाओ। संदीप को बहुत तेज भूख लग रही होती है, इसलिए वो ठगों के कहने पर खाना खाने बैठ जाता है। फिर एक ठग संदीप से मिलता है। लगता है आप शहर से धन कमा कर लाए हो। हम दोनों भी शहर जा रहे हैं धन कमाने की तलाश में। सुनो सुनो, पता है इस रास्ते पर बहुत सारे लुटेरे और ठग रहते हैं। तुम अपना धन सावधान होकर ले जाना। लेकिन मैंने तो सुना था कि ये रास्ता सुरक्षित है, इस रास्ते पर लुटेरे नहीं मिलते। अरे भाई, अब तो हर जगह लुटेरे और ठग मिल जाते हैं। अगर तुम अपने पैसे छुपा कर नहीं ले गए तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सुनो, हम भले और ईमानदार आदमी हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम दोनों तुम्हारे धन की सुरक्षा कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। अब बाकी देखो भाई, आगे तुम्हारी मर्जी है। ये तुम क्या कह रहे हो? अब मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं तुम्हें अपना धन क्यों दूं? मैं तो सही से तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अरे भाई, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम्हारा धन है तो दो या मत दो। हम तो बस तुम्हें आगाह कर रहे थे ठगों से। उन दोनों आदमियों की बात सुनकर संदीप अपने मन ही मन सोचता है, देखने में तो ये दोनों ईमानदार लगते हैं। अगर इन्हें मेरा धन लेना ही होता तो ये मुझसे जबरदस्ती छीन भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। देखो भैया, मैं तुम्हें अपना धन तो नहीं दे सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ मेरे गांव तक चलोगे तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। इस तरह मेरे धन की सुरक्षा भी हो जाएगी और तुम दोनों की कमाई भी हो जाएगी। ठीक है, हम कुछ देर बाद चलेंगे, तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। उसके बाद तीनों वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। कुछ ही देर में संदीप को नींद आ जाती है। दोनों ठग संदीप का सारा धन चुरा कर ले जाते हैं। जब संदीप की आंख खुलती है तो उसे वो दोनों ठग कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो वो हड़बड़ा कर अपना धन देखता है तो उसे धन भी नहीं मिलता है। इसलिए संदीप बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। संदीप को दूर उजाला दिखाई देता है। वहाँ एक बुढ़िया का घर था। संदीप उस घर के करीब जाता है और उस बुढ़िया से कहता है, अम्मा, मैं शहर से धन कमा कर लाया था। रास्ते में मुझे दो आदमियों ने ठग लिया। मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकती हैं? बुढ़िया बहुत ही नेक दिल की औरत थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने संदीप को अपने घर में रुकने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया छोटे से ठेले पर सब्जियां बेचा करती थी, जिससे वो अपना गुजर बसर करती थी। संदीप ने बुढ़िया के ठेले पर काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बुढ़िया का सब्जियों का ठेला एक बड़ी सब्जियों की दुकान में बदल गया। इससे खुश होकर उसने संदीप को बहुत सारे पैसे दिए। बुढ़िया से पैसे लेकर संदीप अपने मन ही मन सोचने लगा, अब मेरे पास खूब पैसे हो गए और घर से निकले हुए भी बहुत दिन हो गए। अब मुझे घर चलना चाहिए। इस बार बहुत ही सावधानी से जाऊंगा और उसके बाद कावेरी पे रौब दिखाऊंगा। इतना सोचकर संदीप ने बुढ़िया से घर जाने की इजाजत मांगी और फिर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर संदीप ने सारा धन जो कमाया था कावेरी को दे दिया और फिर बोला, तुमने कहा था ना, जब मैं अपनी मेहनत से धन कमा के लाऊंगा तभी तुम्हारे साथ मारपीट कर सकता हूँ। अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ मारपीट करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ना है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ मारपीट करनी होगी। स्त्री को पीटना बहुत बड़ा पाप है। मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कसम खाई है। मैं तुम्हारा हर मुश्किल समय में साथ दूंगी। अगर फिर भी तुम मुझे पीटना ही चाहते हो तो घर के अंदर मारपीट करने का कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि संदीप ने अपनी पत्नी को पीटा है। गांव वालों को भी पता तो होना चाहिए कि तुम इतना सारा धन कमा कर लाए हो, इसलिए अपनी पत्नी को पीटना चाहते हो। आज आराम कर लो क्योंकि तुम बहुत दूर से चलकर आए हो ना। कल सुबह सारे गांव वालों को बुलाकर मुझे उनके सामने पीटना। संदीप अपनी पत्नी कावेरी की बात मान लेता है। अगली सुबह वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। जैसे ही संदीप अपनी पत्नी को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में ही संदीप के पिता किशोरी लाल मुखिया वहां आ जाते हैं और कहते हैं, बदतमीज, नालायक, ये क्या कर रहा है? एक स्त्री पर हाथ उठा रहा है? क्या तूने इससे शादी इसे पीटने के लिए किया? जानता भी है जिस दिन से तू गया है उस दिन से एक दिन भी ये चैन से नहीं सोई है। हर वक्त तेरी याद में रोती रहती है और एक तू है जो इस मासूम को पीटने के लिए तैयार है। अपने पिता की ये बात सुनकर संदीप पूरे गांव वालों के सामने शर्मिंदा हो जाता है। उसके दिल से कावेरी के लिए नफरत मिट गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो कावेरी से माफी मांगने लगता है, यहाँ तक कि उसके पैरों में गिर जाता है। उसके बाद कावेरी उसे उठाती है और बोलती है, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। उसके बाद संदीप ने कभी कावेरी से कुछ नहीं कहा और उसकी हर बात मानने लगा और पूरे परिवार हंसी खुशी रहने लगा।